हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट स्टडी 11 में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के परिवर्तन के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि एग्ज़ाम में 50% ऑब्जेक्टिव्स पूछे जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला है हमारा, गोलीय दर्पण के परिवर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। तो पूछ रहा है कि परिवर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का जो व्यास होता है वो क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा, व्यास को हम गोलीय दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो आंसर हमारा राइट हो जाएगा डी ऑप्शन। सेकंड नंबर है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को 12 प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। डॉक्टर मरीज के दांत को 12 करने के लिए किस दर्पण का उपयोग करता है। तो याद रखिएगा, अवतल दर्पण का उपयोग करता है। इसी के द्वारा दांत को बड़ा करके और इलाज करता है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो पूछ रहा है कि प्रकृति क्या होगी। किसी प्रतिबिंब का आवर्धन दिया गया है, ऋणात्मक है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टा होगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर। यहाँ पर वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर और फोकस दूरी हमें निकालना है। तो वक्रता त्रिज्या जो होता है वो फोकस दूरी की डबल होती है, यानी फोकस दूरी निकालना है तो वक्रता त्रिज्या को हम आधा कर देंगे, तो 32 का आधा हमारा 16 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 16 ऑप्शन सी भी है और डी भी है। तो हम दर्पण देखेंगे कौन सा दर्पण है, तो हमारा उत्तल दर्पण है, तो इसलिए प्लस वाला आंसर हो जाएगा हमारा राइट। अगर अवतल दर्पण आता तो माइनस वाला राइट आंसर हो जाता। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है। तो परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है कि आपतन कोण जो होता है हमारा परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हवा में प्रकाश की चाल होती है। तो हवा में प्रकाश की चाल पूछ रहा है। तो हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है। तो तरंग पूछ रहा है यहाँ पे कि प्रकाश जो है किस तरंग का उदाहरण है। तो याद रखिएगा, विद्युत चुम्बकीय तरंग प्रकाश तरंग को कहते हैं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के परिवर्तन के नियम पूछ रहा है, 2 गो नियम होता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। इसके बाद है, कह रहा है किस दर्पण में 12 प्रतिबिंब बनता है। दर्पण दिया हुआ समतल दर्पण या अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो 12 प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें अवतल दर्पण का उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि समतल दर्पण में जो है बराबर प्रतिबिंब बनता है और अवतल दर्पण में ही 12 प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में केवल छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, अवतल दर्पण। नेक्स्ट है 10 नंबर। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। तो हम लोग पीछे क्वेश्चन किए थे, वही है, फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध को बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या जो होता है फोकसांतर का डबल होता है। यानी कि हम देखेंगे तो हमारा ऑप्शन जो है डी नंबर, सी नंबर, बी नंबर, ए नंबर पर देखने पर मालूम चलता है कि हमारा राइट आंसर
सी नंबर हो जाएगा। F इक्वल टू आर बाई टू, यानी कि त्रिज्या का आधा। अगला देखते हैं। अगला हमारा सर्च लाइट का प्रत्यक्ष सतह होता है। तो पूछ रहा है सर्च लाइट का प्रत्यक्ष सतह कैसा होता है। तो हमारा अवतल दर्पण होता है। सर्च लाइट का प्रत्यक्ष सतह अवतल होता है। राइट आंसर बी। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने में भी अवतल दर्पण ही उपयोग होता है, क्योंकि बाल को बड़ा करके देखा जा सके। तो राइट आंसर सी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दर्पण सूत्र। दर्पण का सूत्र है। तो दर्पण का सूत्र पूछ रहा है। तो दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा डी नंबर। इसके बाद देखेंगे 14 नंबर। किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा। कह रहा है केवल आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग करना पड़ेगा। तो ऑप्शन समतल दर्पण दिया, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल तथा उत्तल। तो समतल में तो आभासी बनता ही है, अवतल में भी दोनों बनता है, और उत्तल में जो है केवल आभासी बनता है। डी नंबर का रहा है समतल तथा उत्तल। तो समतल तथा उत्तल दोनों में ही आभासी बनता है, इससे हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद 15 नंबर है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो समतल दर्पण की बात कर रहा है कि प्रतिबिंब की प्रकृति जो है क्या होती है, कैसी बनती है प्रतिबिंब। समतल दर्पण में हमेशा आभासी तथा बराबर प्रतिबिंब बनता है। तो याद रखिए डी नंबर ऑप्शन, आभासी तथा बराबर। इसके बाद 16 नंबर। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो क्या होती है। तो पीछे पढ़े हैं हम लोग कि फोकस दूरी जो होता है क्या होता है, आधी होती है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा हमारा। कह रहा है किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कह रहा है किसी वस्तु का आवर्धित यानी 12 और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो किस दर्पण में बनता है। तो 12 और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करना पड़ेगा। तो राइट आंसर ए हो जाएगा हमारा। इसके बाद है 18 नंबर। कह रहा है एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा। तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा कैसा बनेगा। तो उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है और छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन देखेंगे तो बी नंबर हमारा है काल्पनिक और हरासित। आभासी को ही काल्पनिक बोलते हैं, हरासित यानी छोटा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है ईंट है। पूछ रहा है ईंट क्या है, पारदर्शी है, अपारदर्शी है, पारभासी है, या इनमें से कोई नहीं है। तो ईंट जो हमारा अपारदर्शी है, इससे होकर प्रकाश पार नहीं हो सकती। राइट आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद कह रहे हैं हमारी आंखें जो देख सकती है वह वस्तु है। तो हमारी जो आंखें हैं वो देख सकती है वो जो वस्तुएं हैं दीप्त, प्रदीप्त, दीप्त या प्रदीप्त, या इनमें से कोई नहीं। तो दीप्त या प्रदीप्त कोई भी आपको देख सकती है, वस्तु को देख सकती है हमारी आंखें। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 21। कह रहा है एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर 3 मीटर पर सेकंड की चाल से आ रहा है। मनुष्य को अपने दर्पण में प्रतिबिंब जो है किस चाल से आता हुआ प्रतीत होता होगा।
कह रहा है यहाँ पर कि समतल दर्पण दिया हुआ है और एक आदमी 3 मीटर पर सेकंड की चाल से आ रहा है उस दर्पण की ओर। तो उस प्रतिबिंब में जो है, दर्पण में प्रतिबिंब जो है किस स्पीड से आती हुई दिखाई पड़ेगी। तो याद रखिएगा, प्रतिबिंब जो है समतल दर्पण में डबल हो जाती है उसकी गति, यानी कि 3 मीटर पर सेकंड से आ रहा है तो इस ये जो है 6 मीटर पर सेकंड से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा 22 नंबर, संयुग्मी फोकस संभव है केवल, यानी कह रहा है संयुग्मी फोकस संभव है वो केवल किस दर्पण में केवल संभव है संयुग्मी फोकस। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अवतल दर्पण में ही केवल संयुग्मी फोकस संभव है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो फोकस दूरी दिया हुआ है, वक्रता त्रिज्या निकालना है तो हम डबल कर देंगे। तो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो 40 सेंटीमीटर हमारा ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि डी नंबर ऑप्शन। इसमें प्लस माइनस नहीं दिया हुआ इसलिए डी नंबर ऑप्शन हो रहा है। 24 नंबर है, कह रहा है यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर प्रतिबिंब उल्टा बने तो वह दर्पण होगा। कह रहा है अगर निकट रखा जा रहा है तो प्रतिबिंब सीधा बन रहा है और दूर रखा जाता है तो प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, तो यानी कि दर्पण कौन सा दर्पण होगा। तो ये जो हमारा दर्पण है अवतल दर्पण हो जाएगा, राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। इसके बाद कहता है किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, संभवतः दर्पण है। पूछ रहा है कि अगर आप किसी दर्पण के सामने खड़ा है आपका प्रतिबिंब हमेशा जो है सीधा ही बन रहा है, चाहे जितना दूरी पर हो, आप नज़दीक आ जाए दूर चले जाए सीधा ही बन रहा है। तो दर्पण कौन सा है। तो सीधा बनाने के लिए दर्पण हमेशा जो हमारा समतल होगा या तो उत्तल होगा, दोनों में से कोई हो सकता है, क्योंकि दोनों ही सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है वह दर्पण होगा। यानी कह रहा है किसी वस्तु को हम किसी दूरी पर रखेंगे तो हमेशा सीधा ही बनेगा और छोटा बनेगा, तो कौन सा दर्पण हो सकता है। तो वो दर्पण हमारा उत्तल दर्पण हो सकता है, क्योंकि यही जो है सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। कह रहा है उत्तल दर्पण प्रतिबिंब जो है सदैव कैसा बनता है। तो उत्तल दर्पण में हमेशा दर्पण और फोकस के बीच प्रतिबिंब बनता है, यानी कि ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है। तो हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को अवशोषित करती है या परिवर्तित करती है या अपवर्तित करती है या परिवर्तित या अपवर्तित करती है। तो जब वस्तु प्रकाश को परावर्तित करेगी तभी हम वस्तु को देख पाएंगे, यानी कि जब वस्तु पे प्रकाश पर के परावर्तित हो जाएगी तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, किसी दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता। कह रहा है कौन सा दर्पण है जिसमें वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। तो याद रखिएगा वो दर्पण हमारा है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल तथा अवतल दर्पण या सभी दर्पणों में। तो नहीं, या तो समतल दर्पण में वास्तविक बनता है
या अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में दोनों बनता है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, समतल दर्पण। वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, आभासी ही बनता है। इसके बाद कह रहा है अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरण परिवर्तन के बाद, अवतल दर्पण से जब फोकस से जब प्रकाश चलेगी तो परिवर्तन के बाद किधर जाएगी? तो याद रखिएगा, परिवर्तन के बाद जो है ये प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। जब प्रकाश की किरणें फोकस से चलती है तो परिवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर से गुजरती है। इसके बाद देखते हैं 31 नंबर। क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? कह रहा है कि समतल दर्पण में अगर प्रतिबिंब बनेगा तो पर्दे पर उसे उतारा जा सकता है? तो नहीं, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसको पर्दे पर हम नहीं उतार सकते हैं। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है, उसका परिवर्तन कोण होगा। कह रहा है कि 60 डिग्री कोण पर कोण बनाते हुए टकराती है समतल दर्पण पे, तो उसका परिवर्तन कोण कितना होगा? तो परिवर्तन कोण जो हमारा उसका आधा हो जाएगा, यानी कि 30 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद है समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब। कह रहा है समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो समतल दर्पण से हम लोग ऊपर पढ़े किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है आभासी, हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? कह रहा है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया है, तब कह रहा है कि वस्तु की स्थिति कहाँ होगी, वस्तु कहाँ पर रखी गई है? तो जब प्रतिबिंब हमारा वस्तु से बड़ा होता है अवतल दर्पण में, तो दर्पण तथा मुख्य फोकस के बीच रखा जाता है वस्तु को, यानी कि दर्पण का जो ध्रुव होता है और मुख्य फोकस यानी एफ होता है उसी के बीच वस्तु को रखते हैं। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए या तो अवतल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण तो नहीं हो सकता है, अवतल दर्पण होगा या इनमें से कोई नहीं। तो अवतल दर्पण ऑप्शन दिया हुआ है, इसलिए 35 नंबर का हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद अगला देखते हैं। अगला है हमारा उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण हमारा हमेशा जो है सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। कह रहा है कि प्रतिबिंब जो है आवर्धन उसका ऋणात्मक है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा? तो जब आवर्धन ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होगा। राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है। कह रहा है साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है? के रूप में उत्तल लेंस, लेंस लिखा गया है, यहाँ पे दर्पण होगा।
उत्तल दर्पण का उपयोग होगा। तो राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। कह रहा है सोलर कुकर में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है, तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है सर्च लाइट का प्रत्यक्ष सतह होता है। तो ऊपर हम लोग देख चुके हैं सर्च लाइट का प्रत्यक्ष सतह। डबल क्वेश्चन हो गया, अवतल दर्पण हमारा होता है। इसके बाद है प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें कैसे गमन करती हैं, सीधी में या टेढ़ी में या किसी भी दिशा में, उपयुक्त सभी में। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, सीधी रेखा में गमन करती है प्रकाश की किरणें। इसके बाद है अगला क्वेश्चन 43 नंबर, प्रकाश तरंग उदाहरण है। तो ये भी डबल क्वेश्चन हो गया। प्रकाश तरंग जो है किस तरंग का उदाहरण है, तो याद रखिएगा विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण है। ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद है काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा जो है सीधा होता है। अगला देखते हैं। अगला समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। पूछ रहा है समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है। तो समतल जब दर्पण होगा तो प्रतिबिंब और वस्तु दोनों की ऊंचाई जो है बराबर होगी। तो जब प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई दोनों बराबर होगी तो ये कट कर एक हो जाएगा हमारा। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, एक के बराबर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है उत्तल दर्पण में प्रवर्तक सतह पर लंबवत गिरती किरणें फोकस पर। कह रहा है उत्तल दर्पण में प्रत्यक्ष सतह पर लंबवत अगर किरणें गिरे है तो फोकस पे क्या होगी, तो फोकस पे जाकर ये अपसारित हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अपसारित होती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पे अपसारित होती है नहीं, अपसारित होती प्रतीत होती है। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गोलीय दर्पण में पवर्तन के नियम का पालन नहीं होता है, होता है दर्पण की प्रकृति के अनुसार होता है या वहाँ विशेष प्रवर्तन होता है। तो प्रवर्तन के नियम का पालन जो है गोलीय दर्पण में होता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है कह रहा है गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किस सापेक्ष मापते हैं। गोलीय दर्पण में दूरी जो है किसके सापेक्ष मापा जाता है, तो दूरी हमेशा जो है ध्रुव के सापेक्ष मापा जाता है। 50 नंबर है लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लग रहा था। तो पूछ रहा है मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है, तो उत्तल दर्पण लग रहा है। चालक के सामने जो है उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।